चैनल में आपका स्वागत। मैं हूं। याद होगा ग्रेटर कैलाश का जो मामला सामने आया था, मैंने उस पर रिपोर्ट की थी। मैंने कहा था ये लैंड ग्रैबर इतने होशियार नहीं है, इनको बल कहां से मिलता है। इनके साथ प्रशासन में, पुलिस में कुछ लोग ऐसे हैं जो इनको बल देते हैं। और मैंने उस रिपोर्ट में यह भी कहा था कि जिस वक्त मैं ये रिपोर्ट कर रहा हूं, यहां तो एक कत्ल हो गया, ये केस हाईलाइट हो गया। पता नहीं और ऐसे कितने मामले होंगे। यहां लोग पिस कर रह जाते हैं, चुप होकर रह जाते हैं। पैसा भी दिया, जमीन भी गई। और ये लोग जो जमीन के लुटेरे हैं, एक ही जगह को चार चार जगह बेचते हैं। उनको पता है कि किस तरह से कानून को तोड़ना मरोड़ना है और प्रॉफिट कमाना है। ऐसा ही एक केस मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ध्यान से सुनिएगा इस केस को। हो सकता है आप भी इसका शिकार हो रहे होंगे, लेकिन आपकी आवाज उन ऊपर बैठे लोगों तक पहुंचती ही नहीं। यह मसला है डोलिया जटा का, तहसील मरीन और डिस्ट्रिक्ट कठुआ। ये मेरे साथ बैठे हैं, सिर्फ आपके सामने आंसू नहीं बहा रहे, लेकिन पिछले 3 महीने से लगातार पुलिस के आगे गुहार लगा रहे हैं। अपनी एक एफआईआर तक रजिस्टर नहीं करा पाए। ये रवन कुमार और नरेश कुमार हैं। और इनके साथ जो धोखा किया है, ये आपने अखबारों की सुर्खियों में भी देखा होगा। ये तरसेम लाल, नरेंद्र सिंह और राजेश कुमार। और पिछले 3 महीने से 70 लाख रुपए इन्होंने उस जगह के दे दिए। पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं किया। आखिरकार इन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। वहां से निर्देश मिले कि एफआईआर जनाब करो, इस पे एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हो। और मुझे लगता है कि पुलिस से कारण भी पूछना चाहिए था, शायद पूछा भी गया होगा कि 3 महीने तक आपने क्यों नहीं एफआईआर रजिस्टर की। यहीं से बल मिलता है इन लोगों को, यहीं से। पता नहीं पुलिस की क्या सांठगांठ होगी, उसका हम इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, बड़ा बीच में जाना पड़ता है इसके लिए। लेकिन ये पूरा मामला क्या है वो मैं आपको बता दूं। मेरे साथ एडवोकेट रविंद्र शर्मा जी हैं, जो इस केस के वकील भी हैं। एडवोकेट साहब, आपसे मैं समझना चाहूँगा, पता नहीं और कितने केस ऐसे होंगे, कितने लोग परेशान होंगे। ये केस है क्या और शुरू कहाँ से हुआ? रविंद्र जी, फॉर्चुनेटली हम दोनों रविंद्र ही हैं। हाँ। इसमें ऐसा हुआ है, मेरे पास ये रवन कुमार और नरेश कुमार आए, तो इन्होंने कहा कि साहब हमारे पास, हम ज़मीन का कारोबार करते हैं और हमारे पास पार्टी ने अप्रोच किया कि हम कठुआ डिस्ट्रिक्ट में एक इंडस्ट्री यूनिट सेटअप करना चाहते हैं, तो हमें कोई 300 कनाल ज़मीन की रिक्वायरमेंट है। इन छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है, बातें फैल जाती है, एक प्रॉपर्टी डीलर से दूसरे को, दूसरे से तीसरे से। वहाँ पे ये तरसेम लाल सन ऑफ बाबूराम, नरेंद्र सिंह सन ऑफ गुलजार सिंह और राजेश कुमार सन ऑफ श्यामलाल, ये लोग भी हैं जो हैं, ये भी प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं। ये अरेंजर्स हैं, एग्रीगेटर्स हैं। ये ज़मीन, किसानों से ज़मीन अरेंज करके आपको प्रोवाइड करते हैं, आगे सेल करते हैं। इनको पता चला कि इनको ज़रूरत है, तो इन्होंने इनको अप्रोच किया। इन्होंने कहा कि हमारे पास 300 कनाल ज़मीन है। उस 300 कनाल ज़मीन में तरसेम लाल ने कहा कि 100 कनाल के करीब जो लैंड है वो मेरी अपनी है, लेकिन वो मैंने अपनी वाइफ के नाम से ली हुई है। राजेश कुमार ने कहा कि ये ज़मीन जो है हमारे 3 भाइयों के मलकियत है, 70 कनाल। और ये जो गुलजार है, सॉरी ये नरेंद्र सिंह है, इसने कहा कि मेरे पास पावर ऑफ टर्नी से है ओनर्स की, और आई एम कॉम्पिटेंट टू सेल इट। यानी कि 300 कनाल जमीन अरेंज हो जाएगी। फिर इनकी आपस में हुई नेगोशिएशन, और नेगोशिएशन के बाद ये तय हुआ कि ये 4,90,000 पर कनाल के हिसाब से ये इनको ज़मीन देंगे, 300 कनाल। हाँ। और परसुएंट टू दैट नेगोशिएशन इनका 17 मार्च 2023 को ये एक एग्रीमेंट टू सेल हुआ। ये एग्रीमेंट टू सेल हुआ। ये एग्रीमेंट टू सेल जो है, ये इस पे तरसेम लाल, नरेंद्र सिंह, राजेश कुमार और मेरे क्लाइंट्स रवन कुमार और नरेश कुमार जी का भी फोटोग्राफ्स है।
ये एग्रीमेंट दिस हैज़ बीन अटेस्टेड बाय नोटरी पब्लिक, ये कोई एडवोकेट कुलदीप राज जी हैं, वकील साहब जो नोटरी पब्लिक हैं वहाँ पे कठुआ के, उन्होंने इसको रजिस्टर किया हुआ है। परसुएंट टू दिस एग्रीमेंट टू सेल, इन्होंने इनको 50 लाख रुपया एक दिया जिस दिन एग्रीमेंट टू सेल इनका हुआ, और 20 लाख रुपया उसके बाद इनको दिया, यानी टोटल इन्होंने 70 लाख रुपये दिया। सर एक सवाल यहाँ पूछूंगा, ये एग्रीमेंट टू सेल की वैल्यू क्या है, इसका क्या महत्व है जब ये हो जाता है? देखिए, एग्रीमेंट टू सेल एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टीज, जिस बेर बाई बोथ द पार्टीज एग्री कि हम आपको ये सेल करेंगे, इसकी ये शर्तें होंगी, और इतने टाइम में आपने पेमेंट करनी होगी, और इतने टाइम में आप आपको रजिस्ट्री करके देंगे। टाइम बाउंड हो गया, टाइम बाउंड होता है। दिस इज बेसिकली, अगर इसको कोई ब्रीच करता है तो वो लॉ बोथ के द साथ पार्टीज आर लाइबल फॉर दिस। अगर ये ब्रीच, इसकी मेन ब्रीच में इसमें ये कंडीशन होती है कि अगर ये खरीदने वाले उस पीरियड के बीच में अपना पैसा नहीं अरेंज कर सकें, तो उनका पैसा फोरफिट हो जाता है जो उन्होंने दिया होता है। और अगर सेलर जो है, इफ़ ही फेल्स टू गेट द लैंड बी रजिस्टर्ड, कि उसमें टाइटल में डिफेक्ट हो गया या उसका करवा ना सका, तो उस सूरत में क्या होता है कि कई बार ये कंडीशन होती है कि डबल दे पैसे इसमें वो देने पड़ते हैं। ये समझ आ गया सर, ये एग्रीमेंट समझ आ गया, इसको हम साइड पर रख देते हैं। लेकिन इनके साथ फ्रॉड कैसे हुआ? मैं बता दूं, इस एग्रीमेंट में ये था, ये नहीं कहा था कि आपको डबल, इन्होंने कहा था कि अगर आपको कोई किस्म का भी लॉस होता है तो हम आपको इंडेमनीफाई करेंगे, हम उसका हर्जाना देंगे आपको। अब बात आई फ्रॉड की। फ्रॉड कैसे हुआ? हाँ, ये 70 कनाल, ये 300 कनाल ज़मीन का इनका हो गया। इसमें इन्होंने कहा था कि मई महीने में तक, मई 2023 तक हम आपको सारा का सारी जो लैंड जिसके हमारे पास एग्रीमेंट्स हैं, वो एग्रीमेंट्स जो हैं हम आपको करके देंगे। वो पहले वो रजिस्ट्रियाँ करवा के देंगे, जो बाकी की रजिस्ट्रियाँ रह जाएंगी वो हम आपको 17 मार्च 2024 से पहले कर देंगे। जब मई का महीना आया तो हमने कहा जी आप करिए उनको, तो इन्होंने ऑन वन प्रोटेक्ट्स और अदर प्रोटेक्ट्स इनको ये टालना शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि जब 2024 ये इनको पता चला, ये समवेयर इन द मंथ ऑफ फरवरी एंडिंग, कि यार ये सुनने में आया इन्होंने तो ज़मीन बेच दी है किसी और को। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक सूट फाइल किया, सूट फॉर परमानेंट प्रॉपर्टी इंजंक्शन, कठुआ में। जब कठुआ में इन्होंने किया तो वहाँ पे इनको पता चला कि साहब इनके साथ तो बड़ी पहले से फ्रॉड हो चुका है। ये ज़मीन जो थी इन्होंने तरसेम लाल ने सेम ज़मीन जिसके खसरा नंबर जिसमें इन्होंने मेंशन किए हैं, वो ज़मीन तो इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल किसी और के साथ कर दिया है। एक ही ज़मीन का 2 बार एग्रीमेंट, दूसरी बार, और दूसरी बार इन्होंने कर दिया है 27। कमाल की बात ये है कि 17 मार्च को हमारे साथ करते हैं ये, 17 मार्च 2023 को। हाँ। और पता चलता है कि 27 मार्च 2023 को इन्होंने दूसरी पार्टी से कर दिया, 4 दिन के बाद, 10 दिन के बाद। और वो पार्टी है कोई मैसर्स ट्रांसवर्ल्ड इंफ्रा डेवलपर एंड बिल्डर्स। अच्छा, 10 दिन के बाद किसी, दैट मीन्स कि उनकी मंशा पहले क्लियर थी। हाँ, और उनसे भी 50 लाख रुपए ले लिया है। और फिर जब हमने पता किया कि इन्होंने ज़मीन की बेच रहे हैं, तो पता चला कि साहब इन्होंने ये ज़मीन जो थी, जो इनके वाइफ के नाम थी तरसीम लाल के नाम पे, 100 कनाल, उसमें उस 100 कनाल का इन्होंने बताया था कि हमारे पास है, लेकिन ये एक रजिस्ट्री हमारे हाथ में लगी, जिसमें रजिस्ट्री में ये अनु शर्मा ने ये मैसर्स धुन सेरी पॉली फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड को ये रकबा 26 कनाल, कितना जी, कितना रकबा है, 32 कनाल 6 मरले, जो खसरा नंबर 1147 में है, ये इन्होंने इसको बेच दिया है। और ये देखें आप, हमारा एग्रीमेंट टू सेल जो इन्होंने पहले इनके साथ किया है, उसमें भी ये 1100 ये खसरा नंबर जो है 47 ये है मेंशन, दोनों में है। अच्छा, ये आप ये देखें कि ये जो दूसरा इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल किया, उसमें भी यही सेम खसरा नंबर्स हैं। हाँ, मैंने देख लिया, ये 1147, हाँ, ये 1147, दोनों जगह। हाँ। और
ये जो जगह है, अब ये दूसरी ये जो जगह इसको अनु ने बेची है, इसको धनुसेरी को, ये इसमें ये जो वरिंदर शर्मा जी हैं जिन्होंने खरीदी हुई है, जो जिसके साथ सेकंड एग्रीमेंट टू सेल किया है, वही इसमें गवाह हैं बेचने में। ये देखिए, ये उनके सिग्नेचर्स हैं। वरिंदर शर्मा सन ऑफ जीवननाथ, रेजिडेंट ऑफ ग्रेटर क्लास जम्मू। तो सर सवाल ये है कि ये तो फ्रॉड इनके साथ हो गया, एक जगह को 2-3 जगह उन्होंने कोशिश की बेचने की, या बेच भी दिया, पैसे भी ले ले। रविंदर जी, फ्रॉड यहाँ तक नहीं है, फ्रॉड गवर्नमेंट एक्सचेकर के साथ भी हुआ। अच्छा, वो कैसे? ये देखिए, ये इनका एग्रीमेंट टू सेल है जो इन्होंने लिया, ट्रांसवर्ल्ड इंफ्रा ने लिया इनसे ये ज़मीन। दूसरी बार जब हमारे साथ फ्रॉड करके ये दूसरी बार बिकी, इसमें ये देखेंगे आप कि ये कहते हैं कि ये हमने खरीदी है ज़मीन एट द रेट ऑफ 5.5 लाख रुपए पर कनाल। ठीक। और ये देखें जो इन्होंने बेची है अनु शर्मा ने धुनसेरी पॉलीफिल्म्स को, और जिसमें ये वरिंदर जी गवाह है इस बार एक्सिक्यूशन में, जिन्होंने पार्टीज को आइडेंटिफाई किया है कि मैं इसको अनु शर्मा को और धनुसेरी को आइडेंटिफाई करता हूँ। इसमें ये इन्होंने बेची है एट द रेट ऑफ 3.5 लाख रुपया। आप मुझे बताएं, इज इट पॉसिबल कि कोई आदमी 5.5 लाख रुपए की कनाल जमीन खरीदेगा और उसको 3.5 में बेचेगा? ये इसलिए 3.5 लिखा गया, in order to save the stamp duty, and this is a fraud played within this government exchequer. सर ये तो बात समझ आ गई सारी, ये बात सारी समझ आ गई। अब सवाल ये है कि ये लोग 3 महीने से ज़्यादा से पुलिस स्टेशन के चक्कर लगा रहे हैं, क्राइम ब्रांच के पास जा रहे हैं, एक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं होता जब आपके पास सारे प्रूफ हैं, सब एग्रीमेंट्स हैं, सब चीज़ें हैं? सर, दिस इज अनफॉर्चुनेट ऑफ द सिस्टम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कहती है ललिता कुमारी में वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में कि जब भी कोई एक आपके पास कंप्लेंट आए और वो कंप्लेंट जो है वो डिस्क्लोज करे जो ऑफेंसेस कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, इन पर वो लेना ज़रूरी है, इन पर संज्ञान लेना ज़रूरी है, तो एक पुलिस ऑफिसर जो है वो ही इज़ ए ड्यूटी बाउंड टू रजिस्टर एन एफआईआर। सिर्फ एक जजमेंट नहीं, दिस ये जो जजमेंट है ये तो मैग्ना कार्टा है, क्योंकि दिस इज द बेसिक जजमेंट जिसमें उन्होंने क्लियर कहा है कि जब भी आपके पास कंप्लेंट आती है एंड इट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ ऑफेंसेस व्हिच आर कॉग्निजेबल, आप एक पुलिस ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो इमीडिएटली वो एफआईआर करें। तो इसमें क्यों नहीं हुआ सर? वही तो मैं कह रहा हूँ कि दिस इज अनफॉर्चुनेट। यहाँ जहाँ तो अनफॉर्चुनेट को क्या कहेंगे, इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? इसको इस तरह डिस्क्राइब किया जा सकता है कि आप ये दूसरी पार्टी ज्यादा भारी थी, हाँ, इन्फ्लुएंस हो पुलिस को अपने साथ मैं जोल है। कारण क्या है? ये सवाल तो मुझे लगता है पुलिस से भी पूछना चाहिए कि आपके पास क्या एक्सक्यूज है इस बात का। देखिए, यही सवाल जो है इसको कोर्ट ने पूछा है सीबी को। हाँ, तो क्या जवाब था उनका? उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हम साहब इसमें परमिशन सीख कर रहे हैं अपने उनसे सीनियर से 3 महीने तक। हाँ, 12 मार्च को ये इन्होंने अपनी कंप्लेंट फाइल करी थी 12 मार्च 2024 को। उसके बाद ये है, कोर्ट कहता है कि अगर आपकी बात एफआईआर ना लगाए पुलिस स्टेशन एसएचओ, यहाँ क्राइम ब्रांच में एसएचओ होता है एसएसपी, तो आपने क्या करना, उसके सुपीरियर ऑफिसर को आपने कंप्लेंट देनी है। इसमें एडिशनल डीजीपी ऑफ क्राइम्स जो है, ही इज द सुपीरियर ऑफिसर, उसको उन्होंने कंप्लेंट भी दी, रजिस्टर्ड पोस्ट भेजी, और साथ के साथ उसको ईमेल भी की। जब उस पर भी कोई असर नहीं हुआ तो देन दे अप्रोच टू द ऑनरेबल कोर्ट बिफोर द चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट जम्मू, जिन्होंने इसको ट्रांसफर कर दिया इसके पास इन द कोर्ट ऑफ स्पेशल म्युनिसिपल मोबाइल मैजिस्ट्रेट जम्मू को। उन्होंने इससे पहले स्टेटस रिपोर्ट मांगी। स्टेटस रिपोर्ट में उन्होंने कहा कि हम इसमें कंप्लेंट तो हमने रिसीव की है, कॉग्निजेबल ऑफेंसेस भी हैं,
लेकिन हम अपने सुपीरियर से वो ले रहे हैं, इसकी परमिशन ले रहे हैं। एसीबी ने कहा, हाँ, क्राइम ब्रांच ने कहा। क्राइम ब्रांच ने कहा। और उसके बाद जब 2 बार ये स्टांस हुए तो अल्टीमेटली उन्होंने कहा कि नो, एनफ इज एनफ, कि अब आपको बहुत सारा टाइम दे दिया हमने, और ये जो ऑफेंसेस हैं जो कंप्लेंट में मेंशन है, ये क्लियरली इंडिकेट करते हैं कि दीज आर ऑफेंसेस विच आर कॉग्निजेबल, और अंडर द जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इन ललिता कुमारी ये आपको एफआईआर लगानी है। इसलिए उन्होंने डायरेक्शन दी थी इनको कि आई एम ऑफ द कंसिडर्ड, सॉरी ये लिखा है, विद रिस्पेक्ट टू द सेम लैंड इन क्वेश्चन अकॉर्डिंगली सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस क्राइम ब्रांच जम्मू इज डायरेक्टेड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर अंडर सेक्शन 156(3) CRPC बाय रजिस्टरिंग एफआईआर। लेकिन अभी तक ये कब का ऑर्डर है? ये ऑर्डर निर्देश दिए गए हैं। ये ऑर्डर हुआ था जी 6/5/2024 को, 6 मई को। 6 आज मई कितनी को। है? आज 12 है। आज 12 है। 6 दिन हो गए अभी तक तो अभी एफआईआर हुआ है? अभी तो एफआईआर की कॉपी से हमें मिली नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जब जैसे ही आप एफआईआर लॉन्च करें, आपने उसकी कॉपी जो है वो कंप्लेनेंट को भी देनी है। और जब तो दैट मीन्स कि अभी तक एफआईआर नहीं हुआ, फिर ये माना जा सकता है? माना जा सकता है ये। तो सर फिर अब ये लोग पुलिस के पास गए, सीबी के पास गए, कोर्ट में चले गए, अब इसके बाद किसके पास जाएं? कोर्ट ने निर्देश दे दिए। अब आप तो कानून के जानकार हैं साहब, क्या आप किस तरह से देखते हैं? आप तो सिर्फ एक वर्ड कह देंगे अनफॉर्चुनेट, वो काफी होगा सर? देखिए, यहाँ पे एक सिस्टम है, सिस्टम में ये होना चाहिए कि जैसे ही कोई आदमी कंप्लेंट लेके जाता है, कंप्लेंट में अगर लगता है आपको कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस हैं, एफआईआर रजिस्टर होनी चाहिए, मुलजिम को बुलाना चाहिए, पूछताछ होनी चाहिए। अगर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आर SHO इज कन्विंस्ड कि ये सब जो कंप्लेंट है ये झूठी है, तो वो खारिज कर सकता है। 173 में वो उसको भेज सकता है कि साथ नो केसेस मेड आउट। ठीक है। अगर कंप्लेंट झूठी है, कंप्लेनेंट ने झूठा कोई किसी के खिलाफ एफआईआर की, तो उसके ऊपर भी एक्शन लेने का उनके पास मजाज है। इस केस में तो कुछ हुआ? कुछ अभी नहीं तक हुआ। तो कुछ भी नहीं हुआ। अभी तो 6 दिन हो गए, कोर्ट का ऑर्डर को भी इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। कोर्ट का ऑर्डर भी उनके पास पहुंच गया है, बट डिस्पाइट ऑफ दैट अभी तक उन्होंने ना तो कंप्लेनर्स को बुलाया है, ना उनको हमें एफआईआर की कॉपी मिली है। इसीलिए मैंने कहा कि ये जो फ्रॉड करते हैं, ये जो धोखेबाजी करते हैं, ये गरीब आदमी का, आम आदमी का, जिनकी अप्रोच नहीं है, उनको लूटते हैं। इनको ताकत कहाँ से मिलती है? यही इस वीडियो का मतलब यही था कहने का, इनको ताकत कहाँ से मिलती है। अब मैं इनसे बात करता हूं। क्या नाम है सर आपका? नरेश कुमार। नरेश जी, लंबा समय हो गया जी जी, चक्कर लगाते हुए? 3 महीने हो गए कोर्ट के। लगभग। जी जी, 3 महीने हो गए लगभग, अभी तक कोई सुनवाई हुई नहीं है। कितने पैसे दिए आपने? हमने 50 लाख एक दिया, 20 लाख एक दिया, 70 लाख दिया 70 टोटल। लाख दे दिए। हाँ जी। आपने भी लैंड, ये 300 कनाल लैंड लेकर किसी और को देनी थी, तो जिसको देनी थी उससे पैसे लिए होंगे आपने इनको देने के लिए 70 लाख? हाँ जी हाँ जी। तो वो पार्टी क्या बोलती है? वो तंग आ रही होगी वो तंग आ रही है, अभी परेशान कर रहे हैं वो भी, कि जहाँ तो पैसे डबल दे दो, जहाँ हम ज़मीन भी लेने के लिए अभी तैयार हैं। तो अब पैसे तो हमने उनको दे दिए, तो हम सोच रहे हैं कि हमें ज़मीन ही मिल जाए तो हम उनको ज़मीन प्रोवाइड करवा दें। आपको लगता है कि ईमानदारी से काम करना मुश्किल हो गया? बहुत बड़ा मुश्किल हो गया है, बहुत मुश्किल हो गया है। क्या नाम है भाजी आपका? मेरा नाम रमन कुमार शर्मा। आपका, आप दोनों का वो जी, आप जी, जी। है। क्या लगता है आपको कि किस तरह से देखते हो? वकील साहब ने सब कुछ बता दिया, हमें पूरी कहानी सुना दी कि किस तरह से आपके साथ फ्रॉड सर, हुआ, लेकिन आप उन लोगों के बारे में पहले जानते नहीं थे जिनके साथ डील करने चले थे? नहीं सर, जानते तो थे उनके बारे में, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि हमारे साथ इतना बड़ा फ्रॉड कर जाएंगे। वो बहुत बड़ा फ्रॉड किया। बाकी वो धमकी देते हैं, उसमें से 2-4 बंदे थ्रेट दे रहे हैं। बाकी वो बोल रहे हैं कि आप क्राइम ब्रांच चले जाओ, कहीं दिल्ली हाई कोर्ट चले जाओ, हम जहाँ मर्जी जाओ, हम कुछ नहीं आपको देंगे। मतलब हमारे कोई सीनियर ऑफिसर हैं, वो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, हम उल्टा पर्चा आपके ऊपर लगवा देंगे। वो सही कह रहे हैं। बिल्कुल। वो सही कह रहे हैं। हमने तो घर से निकलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि जब से आपके जहाँ ग्रेटर क्लास में मर्डर हुआ है, तो हमें इनसे डर ही लगता है। पता नहीं पीछे क्या है। हम कितनी बार जम्मू आएंगे, जितनी बार आएंगे जम्मू रिस्क पे भी आएंगे अपने, और थ्रेट भी मिलते हैं
तो अभी थोड़ा बरिंदर जी हैं और इनके साथ में एक आलम जी हैं, आलम सिंह जी हैं, वो भी बोलते हैं जहाँ जाना देख लेंगे हम, ये करेंगे वो नरेंद्र करेंगे। सिंह है वो ये सब बातें आपने पुलिस को बताई हैं, क्राइम ब्रांच को बताई हैं? अभी अभी तो सुना ही नहीं उन्होंने हमारा कुछ। हमने तो एप्लीकेशन ही दी थी, हमने तो सुना कुछ नहीं, अभी तो बुलाया नहीं उन्होंने। सुनेंगे आपको, सुनेंगे, लेकिन आप दोनों में से एक को मरना पड़ेगा। आप दोनों में से एक को मरना पड़ेगा, उसके बाद क्योंकि ग्रेटर कैलाश केस याद होगा आपको। जी जी जी। ऐसे नहीं सुनते हैं ये लोग। अभी तो मुझे लगा कि जो मुझे बताया गया है कि 6 दिन हो गए, कोर्ट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि एफआईआर रजिस्टर कीजिए, अभी तक वो भी नहीं हुई। अभी तक तो नहीं हुई है, लेकिन थ्रेट उनके आ रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं हम कहाँ जाएंगे। हमारा तो घर से निकलना भी अब बंद हो रहा है, कैसे निकलेंगे घर से बाहर, काम कहाँ करेंगे। सुनवाई तो कहीं हो नहीं रही और पैसे भी दे दिए, और जिससे हमने पैसे ले लिए वो तो मांग रहा हमारे से, जब पैसे दो जब जमीन दो। अकेले में रोते हो? आंखें तो रोना बता तो रही पड़ा हैं। ही है, रोना तो पड़ता ही है। और ऑप्शन नहीं है कोई? किसको बताएंगे रोके भी, किसको बताएंगे? घर वाले क्या बोलते हैं? घर वाले को पता परेशान है तो साइड में होके वो भी नहीं सुनते हमारी, हमें क्या करना है। हम तो आज पागल आधे तो पागल हो चुके हैं। पैसे भी दे दिए और आगे जिससे पैसे लिए वो भी मांग रहा है पैसे, और आगे से हम तो जमीन भी फंस नहीं गए मिल रही हैं है। ना, हम तो फंस गए बीच में। जहाँ तो ऐसे हो रहा है जैसे ग्रेटर क्लास में किया था, हमारे दोनों का कर दो तो किस्सा ही खत्म हो जाए पूरा ही। आपको ज़रूरत नहीं है साहब अपने ऑफिसर को सस्पेंड करने की, बड़े बड़े घरों में रेड करने की, क्योंकि वो आप करते हो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट के बाद, जैसे ग्रेटर कैलाश में हुआ। वो मर्डर रुक सकता था, वो आदमी आज भी जिंदा होता अगर टाइमली एक्शन हुआ होता। सेम ऐसी ही प्रक्रिया रही होगी, यही सिस्टम होगा, उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा। मैं हैरान हूं इस बात को लेकर कि जिसको कोर्ट ने सही माना, उनको लगा कि इस पर एफआईआर रजिस्टर होना चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसके निर्देश भी दिए गए, उसके बावजूद 6 दिन हो गए। इसीलिए मैंने इनको वो हार्श वर्ड्स कह दिए कि आप में से किसी एक को तो मरना पड़ेगा इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए। इसको पता नहीं इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व होंगे, वो तो जब परतें खुलेंगी। लेकिन जो इसका कहानी का मतलब ये है, ये आपको वीडियो दिखाने का मकसद ये है कि ये फ्रॉड करने वाले इतने ताकतवर नहीं है साहब, इसमें इतनी इन लोगों में इतनी हिम्मत नहीं है। ये हिम्मत हमारा सिस्टम देता है इनको, हमारे सिस्टम में बैठे हुए कुछ लोग देते हैं। अब क्या होगा इस सारी प्रक्रिया का? क्या इनको इंसाफ मिल पाएगा? क्या जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उसमें सफल हो जाएंगे, या फिर इसका अंजाम वैसा ही होगा और मैं कवर करने के लिए आ जाऊंगा जैसा ग्रेटर कैलाश में हुआ था? अब इस बात का इंतजार है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।